Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai and I welcome all my viewers to the lecture series of Transfer of Property Act 1882. In this video lecture we will be discussing about that what is marshalling. दरअसल मार्शलिंग है क्या और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के कौन से सेक्शंस जो है वो मार्शलिंग के साथ डील करते हैं। तो इस वीडियो में हम मार्शलिंग को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मार्शलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लफ्ज़ मार्शलिंग जो है लफ्ज़ मार्शलिंग जो है ये इस्तेमाल किया गया है दो सेक्शंस में, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के दो सेक्शंस में मार्शलिंग के हवाले से बताया गया है। तो एक है सेक्शन 56 और दूसरा है सेक्शन 81 में। अब हम मार्शलिंग का मतलब समझते हैं कि मार्शलिंग दरअसल है क्या और इस सेक्शंस में मार्शलिंग के हवाले से क्या बताया गया है। तो मार्शलिंग जो है एक राइट है। मार्शलिंग इज अ राइट ऑफ सब्सिक्वेंट purchaser of mortgage property, यानी कि मार्शलिंग एक राइट है किसका, एक सब्सिक्वेंट परचेजर का। मार्शलिंग एक राइट है जिसने एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जो कि अपनी एक दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि जहाँ पर मार्शलिंग का जो राइट अराइज होता है वहाँ प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक शख्स है जिसने अपनी दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी क्रेडिटर के पास मॉर्गेज करवा दी हैं और उसी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को वो बेच देता है। तो जिस शख्स पर वो प्रॉपर्टी बेचेगा ये उसी शख्स का राइट है। अब हम इसको डिटेल में और भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। और मार्शलिंग जो है सेक्शन 81, यानी कि ये बेसिकली डिफाइन किया गया है सेक्शन 56 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। अब सेक्शन 81 में जो है डिफाइन किया गया है कि मार्शलिंग जो है, मार्शलिंग is a right of subsequent mortgagee, यानी कि मार्शलिंग जो है एक राइट है किसका, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का। वही एग्जाम्पल है यहाँ पर जो है उसने अपनी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसने बेच दी है, यानी कि मॉर्गेजर ने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई थी मॉर्गेजी के पास उसी प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी को वो बेच देता है सेक्शन 56 में। और यहाँ सेक्शन 81 में दरअसल ये होता है कि जो मॉर्गेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी एक मॉर्गेजी के पास वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा देता है और उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन के पास भी मॉर्गेज करवा देता है। तो यहाँ पर मार्शलिंग इज बेसिकली द राइट ऑफ सब्सिक्वेंट परचेजर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी कि सेक्शन 56 के ज़रिए से, यानी कि सेक्शन 56 में जो बताया है कि मार्शलिंग जो है एक राइट है किसका, सब्सिक्वेंट परचेजर का ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जिसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी खरीदी है। इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि मार्शलिंग इज अ राइट ऑफ सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, यानी कि एक दफ़ा वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो चुकी है मगर जो मॉर्गेजर है उसने उसी प्रॉपर्टी को दोबारा मॉर्गेज करवा दिया है। अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसके मीनिंग्स हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के ज़रिए से मार्शलिंग का जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए कि एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए और दूसरा पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए की दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्ज कीजिए दो प्रॉपर्टीज हैं मिस्टर ए की, एक्स और वाई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो फॉर एग्जाम्पल है 50 लाख और इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो है फॉर एग्जाम्पल 40 लाख। अब मिस्टर ए क्या करता है कि ये वो दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो मिस्टर बी के पास मॉर्गेज करवा देता है और मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को 50 लाख रुपए जो है वो दे देता है, यानी कि लोन दे देता है। यहां पर मिस्टर ए जो है ये मॉर्गेजर है और ये मिस्टर बी जो है ये मॉर्गेजी है। यहां पर ये डीटर है, यानी कि जो कर्ज लेता है उसको कहा जाता है डीटर, और ये जो है ये क्रेडिटर है। तो डीटर ने अपनी जो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 50 लाख है और दूसरी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 40 लाख है, उसने अपनी दोनों प्रॉपर्टीज बी के पास मॉर्गेज करवा दी है। ठीक है, अब मिस्टर ए क्या करता है कि मिस्टर ए बाद में इसको कुछ और पैसों की जरूरत पड़ती है, तो मिस्टर ए बाद में अपनी जो वाई प्रॉपर्टी है वो मिस्टर सी को बेच देता है। अपनी जो वाई प्रॉपर्टी है वो बेच देता है मिस्टर सी को। अब यहां पर मिस्टर सी का जो राइट है वो मार्शलिंग का राइट है। अब ये राइट किसका है? मार्शलिंग का, मिस्टर सी का है। मिस्टर सी इज द सब्सिक्वेंट परचेजर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। सो यहां पर मिस्टर सी जो है मिस्टर बी से कहेंगे कि आपने जो मिस्टर ए को कर्ज दिया है, आपने जो मिस्टर ए को पैसे दिए हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि ये पैसे जो है एक्स प्रॉपर्टी से ही रिकवर कर दीजिए। यानी कि यहां पर इसका ये राइट बन जाएगा कि ये मिस्टर बी से कहे कि जो आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं वो जो मॉर्गेज की गई हैं ए की तरफ से, आप अब वाई प्रॉपर्टी पर मिस्टर सी का चार्ज बन गया है, यानी कि मिस्टर सी का इस वाई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। तो लिहाजा ये बी से कहेगा कि आप जो है, आपके पास जो दो प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करवा दी गई थी 50 लाख रुपए के लिए, आप जो है आप ये जो 50 लाख रुपए हैं ये आप रिकवर कर दीजिए एक्स प्रॉपर्टी से, और यहां पर ये मिस्टर बी की ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि जहां राइट होता है वहां ड्यूटी होती है। ठीक है, तो यहां पर इसका ये राइट है और यहां पर इसकी ड्यूटी बन जाएगी कि जो 50 लाख रुपए इसने मिस्टर ए को दिए हैं ये उसी प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे जिस पर कोई चार्ज क्रिएट ना हुआ हो या जिस पर कोई इंटरेस्ट क्रिएट ना हुआ हो। और अगर इन केस मिस्टर बी जो है वो फेल हो जाए, अपने जो मिस्टर बी ने जो मिस्टर ए को पैसे दिए हैं अगर उसको रिकवर करने में वो फेल हो जाए, एट दैट टाइम मिस्टर बी जो है मिस्टर वाई, जो मिस्टर सी की जो प्रॉपर्टी है वाई प्रॉपर्टी, उसकी तरफ फिर वो बढ़ सकता है। यानी कि अगर एक्स प्रॉपर्टी से वो अपने पैसे रिकवर ना करें तो एट दैट टाइम वो जो है मिस्टर सी की जो अब प्रॉपर्टी है वो उसकी तरफ फिर बढ़ सकता है। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 56 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। सो दिस इज कॉल्ड मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। अब आप लोग जब बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आप लोगों की जो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम सेक्शन 81 के तहत इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 81 में क्या बताया गया है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मॉर्गेज करने के बाद प्रॉपर्टी वो बेच देता है किसी थर्ड पर्सन को। अब यहाँ पे जो है इसी एग्जाम्पल को लेके हम जो है इसी प्रॉपर्टी को कंसिडर करके एक दूसरे एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ कीजिएगा कि जो मिस्टर ए है
उसने अपनी दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो मिस्टर बी के पास मॉर्गेज करवा दी है। मिस्टर बी ने इसको 50 लाख रुपए दे दिए हैं, ठीक है। और मिस्टर ए को बाद में फिर पैसों की जरूरत पड़ती है। यहां पर एक्स प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो कितनी है, 50 लाख, और वाई प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो कितनी है, 40 लाख। अब मिस्टर ए सोचता है कि ठीक है, मैंने मिस्टर बी से 50 लाख रुपए दिए हैं और मैंने अपनी जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो मॉर्गेज करवा दी हैं। अब यहां क्या होगा कि मिस्टर ए ने अपनी जो वाई प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज करवा दी किसके पास, सी के पास। उसने अपनी वाई प्रॉपर्टी दोबारा मॉर्गेज करवा दी सी के पास, और सी ने मिस्टर ए को जो है अमाउंट पे कर दिया, यानी कि लोन दे दिया है। अब ये मिस्टर सी का जो है यहां पर मार्शलिंग का राइट बन जाएगा कि वो बी से कहे कि जो मिस्टर ए ने आपके पास दो प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करवाई हैं, तो आप अपने पैसे जो एक्स प्रॉपर्टी है आप उसी से रिकवर कर दीजिएगा। यानी कि यहां पर मिस्टर बी जो है वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी मर्जी है, मेरे पास दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो मॉर्गेज हैं, लिहाजा मर्जी मेरी चलेगी, मैं जिस प्रॉपर्टी से चाहूंगा अपने पैसे रिकवर कर दूंगा। मिस्टर बी जो है ऐसा नहीं कह सकता। यानी कि जो ओरिजिनल मॉर्गेजी है, जो फर्स्ट मॉर्गेजी है, वो जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी होगा वो फर्स्ट मॉर्गेजी को कंपेल करेगा कि आप अपने जो पैसे हैं 50 लाख रुपए वो उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर दीजिए जिस पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ हो। तो यहां पर मिस्टर बी जो है वो कोशिश करेंगे कि अपने जो 50 लाख रुपए हैं वो एक्स प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे। मगर दो सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर जो मार्शलिंग का राइट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, यानी कि सब्सिक्वेंट परचेजर जो है वो मार्शलिंग का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है वो भी उसी दो सिचुएशंस में मार्शलिंग का जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पहला सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जब जो मॉर्गेजी का जो राइट है वो बढ़ जाए परचेजर के राइट के मुकाबले में, यानी कि व्हेन mortgagee's right is greater than subsequent purchaser right। यानी कि जब मॉर्गेजी का राइट बढ़ जाए किसके खिलाफ, सब्सिक्वेंट परचेजर का जो राइट है उसके खिलाफ अगर मॉर्गेजी का राइट बढ़ जाए, तो एट दैट टाइम द सब्सिक्वेंट परचेजर एंड एज वेल एज द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ मार्शलिंग। उस टाइम जो है मार्शलिंग का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फर्ज कीजिए यहां पर हम दोबारा ये एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस वक्त मिस्टर ए अपनी दो प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करवा रहा था तो उस टाइम एक्स प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत 50 लाख थी, मगर जब मिस्टर ए को पैसे वापस देने थे, यानी कि जब डेट ड्यू हो जाए, जिस डेट को पैसे वापस करने थे, अब उसी डेट को क्या हुआ कि इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 20 लाख हो जाए, यानी कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो गिर जाए। तो एट दैट टाइम first mortgagee has a right that is greater than the subsequent mortgagee and the subsequent purchaser of the mortgage property। तो उस वक्त फिर जो है
सी बी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रॉपर्टी से रिकवर कर दीजिए अपने पैसे। एट दैट टाइम बी कैन रिकवर हिज लोन और हिज अमाउंट फ्रॉम बोथ प्रॉपर्टीज। उस टाइम जो है बी रिकवर कर सकता है अपने पैसे दोनों प्रॉपर्टीज से। और दूसरा सिचुएशन ये है कि जब मॉर्गेज डीड में ये बात जो है लिख दी जाए कि जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ना सेल कर सकता है, ना जो है वो प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन पे जो है वो सेल कर सकता है, ना हो वो इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को मॉर्गेज कर सकता है। यानी कि एक दफ़ा जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई है तो जो मॉर्गेजर है उसको रोक दिया जाता है कि ना मॉर्गेजर इस प्रॉपर्टी को सेल करेगा और ना मॉर्गेजर इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन के पास अगेन मॉर्गेज करवाएगा। तो एट दैट टाइम अगर ये बात मॉर्गेज डीड में लिख दी गई है तो एट दैट टाइम द सब्सिक्वेंट परचेजर एंड द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ मार्शलिंग। तो इसी लेक्चर में अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।